नमस्ते मेरे पढ़ाई के प्यारों। आज का टॉपिक समझने के लिए चलते हैं बर्गर की दुनिया में। देखो, मैं वहाँ पर हूँ एम्प्लॉय, यानी मैं उस मैकडोनल्ड्स के बर्गर के रेस्टोरेंट में काम करती हूँ और आप वहाँ पर कस्टमर बनकर आए तो आप मेरे से डिमांड करेंगे कि हमें एक बर्गर चाहिए। आपने देखा वो बर्गर 120 रुपये का है। ठीक है, ठीक है, आपने खा के आप चले गए, मस्त। अब आप वहाँ पर 3 महीने बाद आए, आपने देखा वही बर्गर का दाम अब है 110 रुपये। तो आप खुश हो गए, अरे चलो बढ़िया है, बर्गर थोड़ा सस्ता हो गया। लेकिन जब आप कुछ और दिनों बाद आए तो तब आपने देखा कि बर्गर का दाम जो है वो 80 रुपये हो चुका है। तो आपके लिए तो बहुत मज़े की बात है कि अरे यार 80 रुपये हो गया है। अब तो यानी अगर जो मैं 120 रुपये खर्च करता हूँ तो बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज़, वो आइसक्रीम डाल के, कोका कोला, इतनी सारी चीज़ मिल जाएंगी। पहले तो 120 रुपये में सिर्फ बर्गर ही मिलता था। तो आप बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। देखो, वो जो बर्गर बनाने की जो कॉस्ट हमारी कंपनी लगाती थी वो भी अब उसे वापस नहीं मिल रही है। तो अब कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब बर्गर 80 रुपये का हो गया है तो वो, क्योंकि प्रॉफिट से ही अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, तो वो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की वेतन को काट देगी, वेजेस को कट कर देगी। अब ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन खिंच गई तो कई बार वो आपको नौकरी से भी बाहर निकाल देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जी नहीं, जिस मशीन्स में बर्गर गर्म किए जाते हैं उस कंपनी में आप काम करते हैं। तो जब हमारी कॉस्ट कटिंग हो रही है, हमारे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो मशीन हम लोग कम खरीदेंगे आपकी कंपनी से, तो आपकी कंपनी भी सिमिलरली आप पर करेगी। तो इस तरीके से ओवरऑल जो इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कम चीज़ें खरीदेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इकोनॉमी में कम हो गई तो जो कंपनीज़ हैं वो उनको कम बनाएंगी। तो इस तरीके से जीडीपी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी और ये साइकिल में हम फंस जाएंगे, और ये साइकिल लंबी खिंच गई तो रिसेशन आ जाता है। अब इसी एग्जाम्पल से हम ग्राफ को कोरिलेट करते हुए इन टर्म्स को समझते हैं। देखिए, जब आपने 120 का खरीदा, इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन के कई कारण हैं, डिमांड पुल कॉस्ट पुश, जो कि हमने इन्फ्लेशन पार्ट 1 की वीडियो में देखा। ये जो लाइन है, देखो, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की लाइन है, मतलब ज़्यादातर लोग इकोनॉमी में जो है वो एम्प्लॉयड हैं। तो तब किन्हीं कारणों की वजह से प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं, दैट इज़ इन्फ्लेशन। जब वो प्रोडक्ट्स के दाम घटने लगेंगे, लेकिन अभी भी मतलब नेगेटिव नहीं हुआ है, पॉजिटिव में ही थोड़ा सा कम हो गया, 120 से 110 हो गया, तो दैट इज नोन एज डिसइन्फ्लेशन। लेकिन जब उसके दाम इतने घट गए कि आपकी नौकरी पर खतरा आ गया, मतलब नेगेटिव में चले गए दाम, दैट इज डीफ्लेशन। और डीफ्लेशन ही कई बार रिसेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जब वो लंबी खिंच जाती है, और उससे भी लंबी खिंच जाए 5 साल 6 साल तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और डिप्रेशन के बाद अगेन जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जोर पकड़ेंगी तो रिफ्लेशन ही साइकिल फिर से अपने आप को रिपीट करती रहेगी। तो अब इन सब के हम रियल टाइम एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, अब तक हमने देखा कि डिफ्लेशन के बाद कई बार रिसेशन आ जाता है, पर रिसेशन आने के और कई भी कारण होते हैं, जैसे कि कॉजेज देख रहे हैं हम रिसेशन के। सडन इकोनॉमिक शॉक, कोविड में सडन इकोनॉमिक शॉक लगा, सब कुछ आराम से नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से सारे इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई, लॉकडाउन लगा दिए गए, तो जो इंडस्ट्रीज था उनका प्रॉफिट कम हो गया। आपने देखा कि कोविड में बहुत ज़्यादा लोगों की नौकरी छूटी और डिमांड कम हो गई, तो वो सडन शॉक था, अनप्रिडिक्टेड शॉक था। ऐसे ही एक इकोनॉमिक शॉक 1970s में लगा, जो कि ऑयल शॉक था। जो ऑयल बनाने की जो देश है, उन्होंने अपने ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए, और ऑयल हर जगह यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, मशीन से लेकर, एवरीथिंग, हमारे घरों में जो व्हीकल्स हैं। तो ऑयल जो है वो सब चीज़ों का इनपुट है, तो ऑयल पे दाम बढ़ जाते हैं, तो सारी इकोनॉमिक में हर प्रोडक्ट के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और उसके बाद टू मच इन्फ्लेशन, जैसे आपने इन्फ्लेशन पार्ट 1 की वीडियो में वर्ल्ड बैंक रिसर्च स्टडी देखी थी कि 1980s में जो इन्फ्लेशन आया था उसको टारगेट करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग होने लगी, मनी से रिलेटेड पॉलिसी, तो सारी इकोनॉमी से पैसा खींच लिया गया।
तो उसके बाद भी कई बार रिसेशन आ जाता है, अगर जो उसके साथ ऑयल के दाम भी बढ़े हों और सारे फैक्टर्स जुड़ जाएं। टू मच डिफ्लेशन, ठीक है, टू मच डिफ्लेशन भी रिसेशन ला देता है। जापान इसको फेस कर रहा है, बहुत परेशान है काफ़ी दिनों से। तो डिफ्लेशन में क्या होता है, देखिए डिफ्लेशन में क्या होगा, अगर जो हम इसको इससे समझते हैं कि डिफ्लेशन में होता है कि आप में जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। डिमांड कम होगी तो जो कंपनीज हैं वो प्रोडक्शन डिक्रीज कर देंगी, ठीक है। प्रोडक्शन डिक्रीज कर दिया तो यानी जीडीपी डिक्रीज होने लगेगी। जीडीपी डिक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं जो आपकी वेजेस कट होंगी या फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। और इन अनएम्प्लॉयमेंट से अगेन डिमांड कम होगी, जीडीपी कम होगी, और इस साइकिल में बेचारा जापान फंस के रह गया है। बहुत सारी चीज़ें वो ट्राई कर रहा है पर कुछ भी काम ही नहीं कर रहा। अब यहाँ पे है नेक्स्ट एसेट बबल। जो 2008 का सब प्राइम क्राइसिस आया था वो एसेट बबल के कारण आया था कि अचानक से यूएस में हाउसिंग का जो सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर, उसमें हर कोई इन्वेस्ट करने लगा, सब कोई घर खरीदने लगे। तो वहाँ के जो बैंक हैं उन्होंने मतलब इतने इंटरेस्ट रेट घटा दिए कि वहाँ के जो ब्रोकर्स थे बीच में, उन्होंने ऐसे लोगों को भी लोन्स दे दिए बैंक ने जो कि मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके पास नहीं थी कि बाय चांस वो डिफ़ॉल्ट कर गए तो कुछ सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए रीपेमेंट के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब ये एसेट बबल ब्रेक हुआ कि हर सबको लोन बांट दिए गए कि हाउसिंग में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो हाउसिंग रेट घटने लगे, तो कहीं ना कहीं जो बैंक के लोन्स थे वो डिफ़ॉल्ट करने लगे, और जब बैंक ने वो कुछ घर बेचने की कोशिश की में भी नहीं बिके। तो इस तरीके से ये 2008 का जो सब प्राइम क्राइसिस था उसमें एसेट बबल ब्रेक होने के कारण रिसेशन आ गया था। अब हमने देखा जब रिसेशन ही आप जो 1930s में जो आया था उसको कहते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। यानी ये चला था 1930 से और 1933 तक इसका इम्पैक्ट रहा। तो जब 2-3 साल तक मतलब जो जीडीपी ग्रोथ नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कहते हैं डिप्रेशन लॉन्ग टर्म में। अब ये सब इकोनॉमिक टर्म्स समझने के बाद एक टर्म समझते हैं, दैट इज़ स्टैगफ्लेशन। देखो स्टैगफ्लेशन बहुत रेयर सिचुएशन होती है और इसलिए इसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है। पहले समझ लेते हैं कि स्टैगफ्लेशन है क्या। इसको समझने के लिए फिलिप्स कर्व समझ लेना पहले, जो कि हमने पूरा एक वीडियोस पर डिस्कस की है कि ये है अनएम्प्लॉयमेंट और ये है आपका इन्फ्लेशन रेट। तो फिलिप्स ने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट यदि ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है, ये बताया फिलिप्स ने। लेकिन जब ये फिलिप्स राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी अब ये फिलिप्स यहाँ पर फिलिप्स का जो है राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो तब आप देख सकते हैं कि यदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका है। अब अगर ये राइट शिफ्ट हो जाता है तो यानी अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, ठीक है, और जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है, जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है। तो इस सिचुएशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी स्टैगनेट हो गया है इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण। देखो स्टैगफ्लेशन की साइकिल में क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गया। मेनली यहाँ पे जो रीज़न रहता है वो ऑयल के प्राइसेस बढ़ना रहता है, क्योंकि ऑयल हर जगह यूज़ हो रहा है, तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ते ही छा जाता है कि तेल के बढ़ गए हैं, तो भाई मेरी मम्मी भी कहती है सब चीज़ों के दाम बढ़ ही जाएंगे। तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो आपकी सैलरी मिल रही है आपको उसमें अब आप कम चीज़ें खरीद पाएंगे, ठीक है। तो और वहीं कंपनीज़ को देखो, कंपनीज़ क्या करेंगी यहाँ पर, क्योंकि जो उनके प्रोडक्ट हैं, जीडीपी नहीं बढ़ी है यहाँ पे, ठीक है, जीडीपी उतनी की उतनी ही है, तो वो लोग कंपनीज़ का लेकिन कॉस्ट बढ़ गया है क्योंकि उनका, और कंपनीज़ भी हर जगह ऑयल यूज़ करती हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी कंपनीज़ के प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए
कहीं ना कहीं क्योंकि अब इन्हें ऑयल पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, तो ये अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी काटेंगी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी काटेंगी, या उनको अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, या उनको भगा ही देंगी। अब सैलरी काट दी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, कम सामान खरीदा जाएगा, कम सामान खरीदा जाएगा तो जीडीपी ग्रोथ कहीं ना कहीं नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि कंपनीज बनाना पसंद ही नहीं करने की, जब कोई खरीद ही नहीं रहा है, ऊपर से ऑयल की वजह से उन्हें वैसे ही इतना प्रेशर झेलना पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये जीडीपी ग्रोथ कम हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो गया है। तो इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। 1970s में जो यूएसएस ने स्टैगफ्लेशन फेस किया था। देखो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन क्यों डिफ़िकल्ट मानी जाती है उसको ओवरकम करने के लिए। देखो स्टैगफ्लेशन में जो है इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो है मॉनेटरी पॉलिसी जिसको आरबीआई लागू करता है, वो क्या करेगा, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, कि जैसे अभी हो भी रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो क्या हो गए, जो लोन्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे, लोन्स महंगे हो जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इकोनॉमी में नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ऑलरेडी यहाँ स्टैगफ्लेशन में तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, या तो वो इन्फ्लेशन को काबू कर सकती है, या फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट कर सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करने के लिए आपने कोविड से पहले देखा था कि इन्फ्लेशन कम था, तो इंटरेस्ट रेट जो थे कम किए जा रहे थे ताकि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो। तो मॉनेटरी पॉलिसी दोनों चीज़ एक साथ टारगेट नहीं कर सकती है, हाई इन्फ्लेशन भी टारगेट कर देगी और हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी टारगेट कर देगी, जी नहीं। तो यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑयल शॉक की वजह से मेनली इस तरीके की सिचुएशन आती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑयल की सप्लाई को ईजी करना पड़ेगा उसको, या फिर आप अभी रिसेंटली जो है ऑयल से हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वो भी एक सोल्यूशन है। तो मेन रोल यहाँ पे सरकार का आता है, इसलिए इस सिचुएशन को डिफ़िकल्ट माना जाता है टू हैंडल। अब लास्ट में प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। देखो 2010 में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन पूछ रहा है। इट इज़ अ सडन फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर इज नो, दैट इज डेप्रिशिएशन. It is a persistent recession in the both financial and real estate sector. No. It is a persistent fall in general price level of goods and service. जो goods and services थे हमारे, जो बर्गर था उसका जनरल फॉल हुआ था, ठीक है, दैट इज डिफ्लेशन। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करके इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे।